हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा ऊष्मा एवं कार्य से संबंधित चैप्टर से था, जिसमें हमने कुछ आंकिक प्रश्न को करा करके इस चैप्टर को समाप्त किया था और उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो से आप लोग लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसको हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऊष्मा के संचरण की परिभाषा को देखते हैं। तो ऊष्मा के संचरण की परिभाषा में हम ऊष्मा के स्थानांतरण को ही लिखते हैं, यानी एक तरह से इसके अर्थ को केवल लिया जाए तो हम कहेंगे कि ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण है। क्या लिखेंगे कि ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण। ये साधारण सा इसका अर्थ हुआ। अब ऊष्मा का स्थानांतरण होता क्यों है? जैसे आप पढ़ चुके हैं कि द्रव का प्रवाह उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है, विद्युत का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उसी तरह से ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो यहां पर ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक कंडीशन यह है कि ऊष्मा का स्थानांतरण दो बिंदुओं के बीच तभी होगा जब दोनों बिंदुओं के बीच ताप में अंतर होगा। तो फिर इसको हम अगर विस्तृत करना चाहें तो लिखेंगे कि एक ही वस्तु के दो बिंदुओं के बीच या फिर अलग अलग वस्तुओं के बीच यदि ताप में अंतर होता है तो ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर या फिर उच्च ताप के बिंदु से निम्न ताप के बिंदु की ओर चलता है, स्थानांतरित होता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक ही वस्तु की दो बिंदु होगी या दो वस्तुओं के बीच यदि दो वस्तुओं के बीच ताप में अंतर होता है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप के बिंदु अथवा वस्तु से निम्न ताप
के बिंदु अथवा वस्तु की ओर होता है, इसी उष्मा के प्रवाह और प्रवाह को स्थानांतरण या कहेंगे स्थानांतरण को उष्मा का संचरण कहते हैं। जैसे एक वस्तु को हमने लिया, उसके किसी बिंदु को उष्मा देकर के उसके ताप में वृद्धि कर दी, तो दूसरे बिंदु का ताप कम रहेगा और जिस बिंदु पर हम उष्मा दे रहे हैं उसका ताप अधिक हो जाएगा। तो ये जो उष्मा हम दे रहे हैं उसका स्थानांतरण उच्च ताप के बिंदु से निम्न ताप के बिंदु की ओर होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उष्मा का संचरण कहेंगे। या एक वस्तु है जिसको उष्मा दे करके उसके ताप को हम बढ़ा दिए हैं, दूसरी वस्तु है जिसका ताप कम है। यदि दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखें या अलग अलग रखें, उसके बावजूद भी उष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उष्मा का संचरण कहलाती है। तो वस्तु संपर्क में है या फिर वस्तु एक दूसरे से दूर है, इस आधार पर उष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 संवहन विधि और नंबर 3 विकिरण विधि। तो उष्मा का संचरण जब चालन विधि से होता है, संवहन विधि से होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदु जो तापांतर पर हैं या फिर दोनों वस्तु जो तापांतर पर हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और तीसरा जो उष्मा संचरण की विधि है जिसको हम विकिरण विधि कहते हैं, उसमें वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं, फिर भी उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। तो तापांतर पर स्थित वस्तु अथवा बिंदु की स्थिति के आधार पर उष्मा संचरण की विधियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह कह दें कि उष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। उष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन और नंबर 3 विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। चालन को हम कंडक्शन कहते हैं, संवहन को हम कन्वेक्शन कहते हैं और विकिरण को हम रेडिएशन कहते हैं। चालन, संवहन और विकिरण, तो ये 3 विधियां हैं। अब इसमें हम चालन को देखते हैं। तो जब कोई वस्तु है, उसके किसी एक बिंदु के ताप में वृद्धि कर दी जाए उष्मा दे करके, तो ये उष्मा का स्थानांतरण बिंदु दर बिंदु दूसरे बिंदु पर हो जाता है और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं में होती है। धातु के किसी एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं तो उस सिरे के ताप में वृद्धि हो जाती है और दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, क्योंकि दूसरा सिरा निम्न ताप पर होता है। यानी किसी वस्तु के एक बिंदु के ताप में वृद्धि कर दी जाए
तो ऊष्मा का स्थानांतरण उस बिंदु से उस बिंदु की ओर होता है जिसके दाब में कमी होती है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो चालन की प्रक्रिया में माध्यम का होना आवश्यक होता है और धातुओं में चालन उनके अणुओं के कारण होता है। तो हम चालन को देखते हैं पहले। चालन, कंडक्शन, चालन की प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं में होती है। लिखते हैं चालन की प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं में होती है। चालन की प्रक्रिया मुख्यतः धातुओं में होती है। इसमें माध्यम का होना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण किसी न किसी माध्यम से होता है। माध्यम जो होता है ऊष्मा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तो इसमें माध्यम का होना आवश्यक होता है। धातुओं में अणु मुख्यतः अणु ऊष्मा के स्थानांतरण का माध्यम होता है। जब धातु के एक बिंदु को ऊष्मा देकर उसके ताप में वृद्धि की जाती है तो वहां के अणु जो अपनी स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये अपने समीपवर्ती अणुओं को ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। यही कार्य दूसरे अणु, यही कार्य दूसरा अणु अपने समीपवर्ती
अणु के साथ करता है। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता रहता है। चालन की प्रक्रिया में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो ये चालन के विषय में विस्तृत हो गया कि चालन की प्रक्रिया जो होती है धातुओं में होती है और धातु के अणु जो होते हैं वो ऊष्मा के संचरण के चालन विधि में माध्यम का कार्य करते हैं। चूंकि धातु के अणु अपने स्थान पर रह के कंपन करते रहते हैं, जब किसी बिंदु पर ऊष्मा दी जाती है तो उस बिंदु पर स्थित अणु के कंपन की गति बढ़ जाती है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो अपने समीपवर्ती अणुओं को गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है। पुनः समीपवर्ती अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उसका कंपन भी तेजी से होने लगता है और वो अपने समीपवर्ती अणुओं को गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण कर देती है। तो यही प्रक्रिया पूरे धातु में चलती रहती है और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होते रहते हैं। और चालन की प्रक्रिया में अणु अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, केवल अपने स्थान पर तेजी से कंपन करने लगते हैं और वो अपने समीपवर्ती अणुओं को गतिज ऊर्जा स्थानांतरित करते रहते हैं। तो ये हमारा ऊष्मा के संचरण की चालन विधि रही। ऊष्मा की चालकता एवं धातुओं का वर्गीकरण। तो क्या लिखेंगे? धातु की चालकता एवं वर्गीकरण। धातु की चालकता एवं का वर्गीकरण। तो पहले तो हम धातु की चालकता देखेंगे कि धातु की चालकता क्या होती है। धातु की चालकता धातु का वह गुण होता है जिसके कारण धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। तो धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता रहता है। ऊष्मा का संचरण होता है, धातु की चालकता कही जाती है। धातु की चालकता कही जाती है। यानी धातु में एक गुण होता है जिसके कारण उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? धातु की चालकता कहते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1
सुचालक, नंबर 2 कुचालक, और नंबर 3 उष्मारोधी। उष्मारोधी ये पदार्थों का 3 वर्गीकरण है। सुचालक का मतलब अच्छा चालक, सु मीन्स सुंदर और चालक मीन्स चालक। तो सुचालक का मतलब अच्छा चालक, कुचालक का मतलब सुचालक का मतलब अच्छा चालक, कुचालक का मतलब बुरा चालक, और उष्मारोधी का मतलब वह जो उष्मा को रोक दे। ठीक, तो वे पदार्थ जिनमें उष्मा का स्थानांतरण अच्छी तरह से होता है वो उष्मा के सुचालक कहे जाते हैं। तो और इनकी चालकता अधिक होती है। क्या हो गया? चालकता अधिक होगी और उष्मा के अच्छे चालक होंगे, यानी उष्मा का स्थानांतरण इन पदार्थों में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आसानी से हो जाता है। और कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें उष्मा का संचरण काफी कम होता है, न के बराबर होता है, ऐसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं। यानी और इनकी चालकता अत्यंत कम होती है। तो चालकता क्या हो गई? अत्यंत कम, चालकता अत्यंत कम, यानी इसमें उष्मा के स्थानांतरण का गुण नहीं के बराबर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इनकी चालकता अत्यंत कम होती है और इसमें उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का संचरण बहुत ही कम होता है। और सुचालक में उष्मा का स्थानांतरण बहुत अधिक होता है, इसकी चालकता अधिक होती है। और उष्मारोधी वे पदार्थ जिसमें उष्मा का स्थानांतरण होता ही न हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। तो क्या हो गया? वे पदार्थ जिनकी चालकता शून्य होती है, वे क्या होते हैं? उष्मारोधी पदार्थ होते हैं। तो इस सुचालक में उदाहरण के रूप में देखा जाए तो समस्त धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं। कुचालक में देखा जाए तो लकड़ी, रबर आदि कुचालक होते हैं। और ये जिनकी चालकता शून्य होती है वो एवेस्टस, एबोनाइट आदि, ये हमारे उदाहरण है। धातु में और पारा भी ले सकते हैं इसको। धातु, पारा, लकड़ी, रबर कुचालक और एवेस्टस या फिर एबोनाइट जो होते हैं उष्मारोधी पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है: सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी। सुचालक पदार्थ की चालकता बहुत अधिक होती है, इसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है। कुचालक की चालकता अत्यंत कम होती है, इसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है, न के बराबर होता है। और उष्मारोधी वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता शून्य होती है और ये उष्मा के स्थानांतरण में इनका कोई रोल नहीं होता है, या ये पदार्थ उष्मा को स्थानांतरित नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पदार्थों का वर्गीकरण 3 रहा। तो आज हमने देखा कि उष्मा का संचरण किसे कहते हैं। उष्मा के संचरण की 3 विधियां, चालन, संवाहन एवं विकिरण में हमने चालन को देखा। चालन के साथ साथ उष्मा चालकता किसे कहते हैं उसको देखा। साथ ही उष्मा चालकता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण या पदार्थों का वर्गीकरण हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आगे का टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।